है। साथियों, बिहार नाम जैसे ही आप सुनते हैं आपके मन में कोई ना कोई इमेज जरूर बनती होगी। ऐसा संभव नहीं है कि आप भारतवासी हो और बिहार को लेकर आपके मन में कोई इमेज ना हो। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके मन में बन रही यह इमेज अगर आपको एक कालखंड से गुजार कर दिखाई जाए तो निश्चित ही बदल जाएगी। आपके दिमाग में संभवतया बिहार को लेकर जिस भी प्रकार की अच्छी तो और अच्छी हो जाएगी, बुरी है तो अच्छी हो जाएगी। बिहार को लेकर के आपके मन में जिस भी प्रकार का भाव है वो आज के सेशन के बाद परिवर्तित जरूर होगा। इसलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और जानेंगे कि किस प्रकार से एक समय भारत का सबसे पावरफुल और सबसे समृद्ध राज्य बिहार आज इस हाल में क्यों है, देश के सबसे पिछड़े राज्यों में बीमारियों में पहला बी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य और प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र है। लेकिन जब आप बिहार राज्य शब्द हमारे कानों में पड़ता है तो हमारे मन में इसकी दो छवि बनती है। पहली उस राज्य के तौर पर जो देश आईएएस आईपीएस देने वाला राज्यों में गिना जाता है और दूसरी छवि उस राज्य के तौर पर जो भारत का सबसे गरीब राज्य है, जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है, जहां लोगों का एक बड़ा वर्ग स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित है। साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत के सभी राज्यों में सारी सुविधाएं मौजूद हैं और सिर्फ बिहार ही कहीं ऐसा राज्य हो जहां ऐसी सुविधाएं ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत के बाकी सभी राज्यों में सारी सुविधाएं मौजूद हैं और सिर्फ बिहार ही ऐसा राज्य है जहां ये सारी समस्याएं हैं। लेकिन जब हम बिहार के इतिहास में झांकते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि बिहार उस मगध साम्राज्य का केंद्र रहा जो महाजनपद काल से 7वीं सदी तक यानी लगभग 1200 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे अधिक शक्तिशाली साम्राज्य रहा। और इस मगध साम्राज्य ने ही हमें बिंबिसार, महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन, मौर्य काल में महासम्राट अशोक और गुप्त काल में समुद्रगुप्त जैसे महान सम्राट दिए। तीसरी और छठी शताब्दी में रहे गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि गुप्त सम्राट के शासनकाल में भारत में संख्या शास्त्र, खगोल शास्त्र, विज्ञान और धर्म दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली थी। और जब विज्ञान और शिक्षा की बात हो रही हो तो हम विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जैसे प्रधानाचार्य और शून्यवाद का सिद्धांत देने वाले नागार्जुन जैसे आचार्य मौजूद थे। साथियों, एक और बिहार का वह इतिहास जिसके बिना हम प्राचीन भारत का वर्णन भी नहीं कर सकते, और वहीं दूसरी ओर भारत को इतने बड़े साम्राज्य और इतने महान व्यक्तित्व देने वाले बिहार आज बिल्कुल हाशिए पे नजर आता है। सवाल है, ऐसा क्यों? कभी भारत की सबसे समृद्ध राजधानी रहा पाटलिपुत्र आज भारत के सबसे गरीब राज्य की राजधानी पटना बन गई है। कभी विश्व भर के लोगों के लिए 800 वर्षों तक ज्ञानपुंज रहा नालंदा विश्वविद्यालय वाला राज्य आज भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बन गया है। विस्तार पूर्वक आज के सेशन में इस विषय पर चर्चा होने वाली है। साथियों, बिहार का जो आज अधिकतम हिस्सा है वो लंबे समय तक एक ही साम्राज्य का हिस्सा रहा, यानी मगध साम्राज्य का, जिसने राजगीर, मिथिला, पाटलिपुत्र जैसे आज पटना कहा जाता है, बोधगया और नालंदा जैसे स्थान प्रमुख थे। और इसीलिए बिहार का जो अपना इतिहास है उसमें मगध का जिक्र बहुत अनिवार्य हो जाता है। आज के बिहार के ऊपर आने से पहले हम थोड़ा सा इसके प्राचीन इतिहास को जान लेते हैं। मगध के इतिहास को 600 ईसा पूर्व के आसपास शुरू किया जाता है, क्योंकि इस समय अवधि के बाद हमें साम्राज्य का एक क्रम और उनके शासनकाल की मुख्य बातें जानने को मिलती हैं। 600 बीसी से लेकर 7वीं शताब्दी एडी तक मगध भारतीय उपमहाद्वीप का केंद्र था और इस दौरान मगध में हर्षक, नंद, मौर्य, गुप्त राजवंशों ने शासन किया, जिसमें सबसे लंबी अवधि तक गुप्त वंश का शासन चला, लगभग 300 वर्षों तक। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त की। गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल के दौरान मगध, विशेषकर बिहार का क्षेत्र, भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्थान बन चुका था। इसका सबसे बड़ा कारण था 5वीं सदी में कुमारगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण, और अपने चरम पर इस विश्वविद्यालय में दुनिया भर से छात्र अध्ययन करने आते थे। और यह परिसर इतना बड़ा रहा होगा, इसका अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि इसमें 10,000 छात्रों के रहने की व्यवस्था हुआ करती थी। इस विश्वविद्यालय में 2000 आचार्य थे, जिनमें आर्यभट्ट और नागार्जुन भी थे, जिनके विषय में हमने वीडियो के शुरुआत में जिक्र किया था। गुप्त साम्राज्य के शासन में ही भारत को अंकन की दशमलव प्रणाली, महान संस्कृत महाकाव्य, हिंदू कला के साथ साथ खगोल विज्ञान, गणित, धातु विज्ञान की बहुत अच्छी समझ हुई। गुप्त काल की धातु विज्ञान का सबसे बड़ा उदाहरण तो आज भी हमारे सामने है, दिल्ली के अंदर स्थित लौह स्तंभ, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में निर्मित किया गया था। लगभग 1600 साल बाद भी वो बिना जंग के यूं की यूं खड़ा है। गुप्त काल में मंदिरों के निर्माण और वास्तुकला पर भी विशेष जोर दिया जाता था। देवगढ़ में स्थित दशावतारम मंदिर इसका प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा व्यापारिक दृष्टिकोण से भी गुप्त साम्राज्य ने बहुत अधिक सफलता प्राप्त की। गुप्त काल के दौरान व्यापार उड़ीसा और दक्षिण भारत के तटों से दक्षिण पूर्वी एशिया में होता था। वहीं रेशम मार्ग लाल सागर और फारस की खाड़ी से समस्त मध्य एशियाई और यूरोपीय क्षेत्रों में व्यापार हुआ करता था। लेकिन गुप्त वंश के बाद आए राजवंशों के शासनकाल में 7वीं सदी के अंत तक मगध लगभग अपनी संपूर्ण पहचान खो चुका था और भारत में दूसरे अलग अलग शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हो चुके थे। और फिर
13वीं सदी के अंतिम दशक में मगध ने अपनी सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान भी खो दी जब तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने साल 1293 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक यहां के पुस्तकालय में आग धधकती रही। बख्तियार खिलजी ने सभी बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया और उसके इस आक्रमण के बाद हुए लगातार आक्रमणों में बिहार में स्थित सभी बौद्ध मठों को और मंदिरों को उजाड़ दिया गया। साथियों, इसके बाद 17वीं और 18वीं सदी भारतीय उपमहाद्वीप के लिए फिर से एक नए और प्रभावी परिणाम लेकर आई, जिसका कारण था वास्को डी गामा द्वारा खोजा गया नया समुद्री मार्ग, जिसने फ्रांस, डच, पुर्तगाल समेत ब्रिटेन के उपनिवेशवादी साम्राज्य को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया। और इसकी शुरुआत होती है साल 1500 में, जब पुर्तगाली व्यापारी कालीकट केरल में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं। और उनके बाद डच, ब्रिटिशर्स और फिर फ्रांस के व्यापारी साल 1632 में डच पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, जिसके कॉटन के प्रोडक्शन के लिए लगाया गया था। लेकिन ब्रिटिशर्स की भारत में स्थिति मजबूत होती है साल 1757 और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की मीर कासिम और बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेनाओं के साथ युद्ध हुआ। और युद्ध में ब्रिटिशर्स ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराने के बाद अप्रत्यक्ष रूप से भारत में अपने उपनिवेशवाद साम्राज्य की शुरुआत कर दी थी। तो अब बिहार ब्रिटिशर्स के काल में कैसा हुआ? साथियों, बक्सर युद्ध जीतने के लगभग 1 साल बाद 1765 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना की, जिसमें आज के बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर का बड़ा हिस्सा समेत बर्मा तक, यानी कि आज का जो म्यांमार और सिंगापुर वाला हिस्सा है, वो भी शामिल था। और आज के बिहार की नींव भी इसी प्रेसिडेंसी रूल के दौरान लिए गए फैसलों से पड़नी शुरू हो गई थी। प्रेसिडेंसी की स्थापना के बाद ब्रिटिशर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है टैक्स कलेक्शन की, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र के टैक्स को कलेक्ट करने के लिए एक बड़े प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता थी, जो बिना किसी बेईमानी के टैक्स के अमाउंट को कंपनी तक पहुंचाए। और इसके समाधान के लिए ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने कार्यकाल में 1790 में मुगलों द्वारा स्थापित की गई जमींदारी व्यवस्था को लागू कर दिया, लेकिन कुछ बदलावों के साथ। साथियों, जो मुगलों की जमींदारी व्यवस्था थी उसमें किसानों को इतना शोषित नहीं किया जाता था जितना ब्रिटिश जमींदारी व्यवस्था ने किया। और यह व्यवस्था तब और ज्यादा शोषणकारी हो गई जब 1793 में इसे स्थायी बंदोबस्त में बदल दिया गया। स्थायी बंदोबस्त के तहत किसानों को अपनी उपज के 11 में से 10 हिस्से टैक्स के रूप में देने पड़ते थे, यानी कि कुल उपज का लगभग 89%। शुरुआती सालों में तो स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिशर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि बिहार की उपजाऊ जमीन में अनाज का अच्छा उत्पादन होता था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत अधिक मात्रा में रेवेन्यू मिल रहा था। और इस चीज को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने इस व्यवस्था को धीरे धीरे उत्तर भारत के काफी हिस्सों में लागू करना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी ओर इस व्यवस्था ने किसानों को बुरी तरह प्रभावित करना शुरू किया, क्योंकि जब हम कम बारिश और अन्य कारणों से अपनी फसल को खराब होता देखते हैं तो इतना अनाज उत्पादन नहीं हो पाता कि हम अपनी फसल का 10 हिस्सा अंग्रेजों को दे दें, 11 में से 10 हिस्सा दे दें, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि वो एक मिडिल मैन के भेंट चढ़ चुके थे। वो जमींदार जो अंग्रेजों से ठेका पर जमीन लिया था, किसानों का शोषण करके पैसा पहुंचाता था, अब वो जमींदार साहूकार की भूमिका में आने लगा। यानी वो किसानों को लोन देने लगा, लोन से पैसा वापस बरतने लगा और वो अंग्रेजों को टैक्स के रूप में देने लगा। एक विशेष साइकिल जमींदार के साहूकार बनने के रूप में देखने को मिली। ऐसी स्थिति में किसान अपनी जमीन से हाथ धोना शुरू कर दिए।